हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत। मेरी आपको सलाह रहेगी हमेशा की तरह, ये इसका तीसरा सेशन है। प्लीज इसका पहला और दूसरा सेशन जरूर देखिए। इससे पहले एक कॉन्टिन्यूटी में हम लोग समझते हैं चीजों को, तो चीजें सीखने में मजा आता है, अच्छी समझ में आती है। मुझे उम्मीद है आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं तो तुरंत कीजिए ताकि आपको इस तरह के सारे सेशंस कभी भी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम सवालों से। देखो, ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें मैं बात करूंगा बजट और पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लूंगा मैं जिनमें परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं। 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस की हम बातचीत करेंगे, और जनरली आप ज्यादातर एग्जाम्स में देख लीजिएगा इन 3 कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक आपसे पूछी जाती है। शुरू करते हैं काम को। प्रश्न संख्या 12, 11 तक हम पहले कर चुके हैं, 12 नंबर पर आते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको हेडिंग बताया, बजट से रिलेटेड प्रश्न। तो पहले बजट की कहानी समझिएगा, पहले थीम समझिएगा, और फिर हम इन प्रश्नों को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में उत्तर निकाल पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक बात बताइए, बजट जो होता है वो बजट का मतलब क्या है? भाई, प्रावधान है आपके पास किसी भी चीज का। जैसे किसी के घर में किचन का बजट हो सकता है, हमारी शिक्षा एजुकेशन का बजट हो सकता है, हर साल लोग घूमने जाते हैं उसका बजट हो सकता है, हमारी सरकार भी बजट बनाती है हर चीज का। यानी हम प्रोविजन करते हैं खर्चों का कि साहब इतना खर्चा हम दे सकते हैं। अब क्या होगा साहब सवालों में कि कोई चीज का हमने बजट बना रखा था, अब बजट जो भी बना रखा था और बाजार में कुछ दाम होते थे चीजों के। आप एक बात बताओ, अगर चीजों के दाम बढ़ जाएं, अगर मान लीजिए आपने जिस चीज का बजट बना रखा है, क्या बना रखा है? बजट बना रखा है। अगर बाजार में उन चीजों के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा? ज्यादा पैसे खर्च करो। अरे भाई, जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी अगर अब 110 रुपए में आती है क्योंकि 10% दाम बढ़ गए, तो ज्यादा पैसे दे दो, मिल जाएगी चीज। लेकिन अगर आपका बजट फिक्स्ड हो, आपने कहा, क्योंकि सवाल तो तभी बनेंगे ना, आपने कहा बजट तो मेरा वो ही रहेगा साहब, जितना मेरे पैसे पहले खर्च करता था अब उतने ही खर्च करूंगा, तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ। अगर बजट फिक्स्ड है और दाम बढ़ गए, दाम तो बढ़ गए बाजार में, बट आपकी नियत ज्यादा पैसे खर्च करने की नहीं है। नियत भी क्या करेगी भाई, हमने बना रखा है इतना ही बजट है, तो चीजें थोड़ी कम मिलेंगी बाजार से। उल्टा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि बाजार में चीजों के दाम घट गए, कोई चीज 100 रुपए में मिलती थी आज 70 रुपए में मिलने को तैयार है, लेकिन आपने कहा खर्च तो मैं 100 ही करूंगा साहब, बजट मेरा फिक्स्ड है। तो फिर क्या होगा? आपको उस चीज की खपत यानी कि कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहिए। ये सवाल मेरा वादा है, ऐसे सवाल आप 5 सेकंड काउंटिंग कर लीजिएगा, उसके अंदर अंदर करेंगे। लेकिन आप मेरे को भी थोड़ा सा कॉपरेट करें, पहले 2 मिनट 4 मिनट कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर निकालते। इधर देखो सवाल, चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत घटा देनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? चीनी का मूल्य अगर आप 25% बढ़ा देते हो तो इसकी खपत कितने प्रतिशत घटा दो ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मैं आपको एक बार एक छोटी सी कहानी समझाता हूं, क्योंकि कहानी से चीजें हमारे को बढ़िया समझ में आती है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, कहानी क्या है। एक डमी आंकड़ा लेते हम, एक जरूरी सूचना, इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में। सुनिएगा, क्या आपको इस प्रश्न में चीनी का दाम बताया? नहीं तो। क्या आपको बजट की राशि बताई? नहीं तो। आपको सिर्फ किस में जानकारी दी है? प्रतिशत में दी है। आपको प्रतिशत में जानकारी दी है और सवाल का आंसर भी प्रतिशत में चाहिए, तो यह थियरम है, गणित की प्रमेय है। अगर प्रतिशत में पूछ दिया है और प्रतिशत में पूछा है तो रियल आंकड़े कैसे होते? वो बोलता चीनी 40 रुपए किलो है, बजट 1570 रुपए है। मैं क्या कह रहा हूं, उन रियल आंकड़ों के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अरे दिया रे परसेंटेज में, पूछा परसेंटेज में, तो बाकी सब नहीं चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही अगर
आपको दिया इंफॉर्मेशन, सूचना रेशो में, काई में रेशो में, और प्रश्न का जवाब भी किसमें चाहिए, रेशो में, तो नहीं चाहिए हमारे को बीच में। ऐसे ही जिस फॉर्मेट में आपको सूचना दी जाए, अगर उसी फॉर्मेट में आपसे उत्तर भी जाना चाहे तो फिर आपको और किसी फॉर्मेट के आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। गणित देखो, मैं अपने लिए नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपसे 20 साल पुरानी बात करूं, मैंने खुद ने कई एग्जाम्स को टॉप किया है। मैं खुद सरकारी नौकरी में रहा हूं बहुत साल, 2011 में नौकरी छोड़ी है, उससे पहले 10 साल टीचिंग चल रहा था प्लस नौकरी, और उसके बाद सिर्फ टीचिंग, 20 साल से ऊपर हो गए। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इनमें ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ना, वो मात खा जाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखो। एक भी ट्रिक में कभी ना तो देता हूं बच्चे को सीधी सीधी, मैं पहले उसका पूरी कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद तो फिर आप भूल नहीं सकते। इधर देखो मैं क्या कहानी समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखना प्लीज। चीनी का मूल्य, तो मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूं कि साहब जो चीनी का बजट है, जो बजट है वो मैं कुछ मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया 100 रुपए बजट है, अच्छा ठीक है साहब, और चीनी का जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो मैं मान लेता हूं, क्या मान लूं साहब, मैं ₹1 पर केजी मान लेता हूं। तो मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा करने से ये सब डमी है, सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए। कितनी मात्रा चीनी की आती होगी साहब, 100 किलो। ना तो उसने 100 रुपए का बजट दिया, ना मुझे दाम बताया, ना मेरे को क्वांटिटी बताई। ये सब मैंने आपको सिखाने के लिए माना है। मैंने कहा ना 5 सेकंड में करेंगे, पहले सुनो मेरी बात। 100 रुपया मेरा बजट, 1 रुपया चीनी का दाम, और मात्रा 100 रुपए। असल में क्या है, मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि ये 100 रह जाए। क्यों रह जाए, क्योंकि मात्रा पर मुझे परिवर्तन चाहिए, और 100 पर मैं परिवर्तन देखता हूं, तो 100 पर जो परिवर्तन आता है, वो जितना आता है वो प्रतिशत में भी उतना ही कहलाता है। अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो कह रहा हूं प्लीज मेरी बात मानिएगा। आप अपने आप को इसकी जगह पे ले आइए, आप यो मानिए, विजुअलाइज कीजिए, मजा आएगा कि आप ही वो हैं जिसका 100 रुपए का बजट है, 1 रुपए का दाम है, 100 किलो हमारे घर में चीनी आती है। अब सुनो, दाम बढ़ने से पहले, तो पहले दाम बढ़ने से पहले क्या होता था, पहले 100 रुपए खर्च करने पर कितनी चीनी, 100 किलो चीनी आती थी। बताइए हां या ना। अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा। 100 का नोट आपके हाथ में होता है, आप दुकान पर जाते हो और हर बार 100 किलो चीनी लेकर आते हो। अब फिर गए, अब आप गए, आप सोच रहे हो ना अपने आप को, आपने दुकानदार से कहा ले 100 रुपए ले, और ला चीनी 100 किलो। उसने क्या कहा, सॉरी भैया, दाम 25% क्या हो गया है, बढ़ गया है। 100 रुपया क्यों माना, ताकि 25%, 25 तुरंत समझ में आए। इधर देखो, अब कब दाम बढ़ने के बाद, तो अब 125 रुपए में। कई बार ट्रिक्स लगा देते हैं और बच्चे को आंसर आ जाता है, उसको कुछ इसका अता पता ही नहीं इधर उधर का कि ये हो क्या रहा है, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया और वो एग्जाम में गायब इधर उधर देखता है फिर, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। जबकि कॉन्सेप्ट जिसको पता है, उसको अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ भी जाए ना, जिसमें ट्रिक नहीं भी लगती हो, तो भी उससे होगा ही होगा। आप एक टारगेट बना के चलो, क्वेश्चन होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ, 125 रुपए खर्च कर दो, मिल जाएगी चीनी। कितनी मिल जाएगी, 100 किलो। एक बात बताओ मेरे को, अब 125 रुपए में 100 किलो चीनी आती है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं इसको करने के आपको 3 तरीके बताता हूं, तीसरा तरीका सबसे अच्छा होगा, लेकिन जरूरी है मेरे को सिखाना एक क्वेश्चन में। तो अब देखो, या तो आप चुपचाप से 125 रुपए दे दो, तो चीनी उसको आपको मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो ना अपने आप को, लेकिन आप क्यों दोगे, आपको विजुअलाइज ही तो करा है, दे मत देना, सवाल गलत हो जाएगा। वरना आपको कितने प्रतिशत घटा देनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो मतलब बजट में कोई चेंज नहीं होगा। आप दुकानदार से क्या कहोगे, भैया 100 रुपए में जो आए वो दे दे। तो आज 125 रुपए में 100 किलो आती है, तो आज 100 रुपए में कितनी आएगी, 100 बटा 125 मल्टीप्लाई 100। 25 से काट सकते हो, 25 से 4 बार, और 25 से 5 बार। इस 5 से फिर काट सकता हूं मैं 20 बार,
और 20 को 4 से गुना करूं तो क्या आएगा बताइए, 80 किलो। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले 100 रुपए में कितनी चीनी लाते थे आप, 100 किलो। अब 100 रुपए में कितनी चीनी लाते हो, 80 किलो। और मैं बात करूं कि चीनी में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, पहले 100 किलो अब 80 किलो। कितने किलो कमी हो रही है, 20 किलो। और यही कमी अगर मैं प्रतिशत में देखना चाहूं तो 20 किलो कमी किस पर हो रही है, 100 किलो पर, क्योंकि पुरानी तो 100 किलो थी और कमी हमेशा और वृद्धि हमेशा पुरानी पर ही होती है। यानी उत्तर कितना निकल कर आता है मेरा, 20%। तो मेरा पहला ये जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा आंसर है। ये सिर्फ आपको सिखाने का तरीका था कॉन्सेप्ट को। अभी मैं शॉर्टकट बताता हूं। क्या बताया साहब मैंने आपको, 100 रुपए थे, 100 किलो चीनी आती थी, 25% दाम बढ़ गए, 125 रुपए दे दो, 100 किलो चीनी आ जाएगी। बट आपने कहा बजट तो फिक्स्ड है, बजट अलग भी हो सकता है बट अभी इस क्वेश्चन में फिक्स्ड है। तो 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए हैं, तो आज 100 रुपए में कितनी आती है, 80 किलो। तो वही 100 रुपए बट 20 किलो की कमी आ गई। तो आपको कमी आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% चीनी कम लानी पड़ेगी। अब इधर देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैंने कहा कि चीनी का मूल्य, चीनी के मूल्य में जो वृद्धि है, जो चीनी के मूल्य में वृद्धि है, क्या वो आपको 25% नजर है। देखो आप चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, ध्यान देना उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 25%। कितनी वृद्धि हो रही है, 25%। अटेंशन दीजिएगा, क्या इस 25% को क्या हम 1/4 कह सकते हैं, बताइए हां या ना। आप ये जो 4 है वो क्या है बताइए, पुराना। वो 4 क्या है बताइए, पुराना। और ये 1 क्या हो रही है बताइए, वृद्धि। 1 क्या हो रही है, वृद्धि। 25% मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि पहले आप 4 रुपए खर्च कर, 4 रुपया रेट थी तो अब 1 रुपया रेट वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 4 से क्या हो गया बताइए, 5। 4 से क्या हो गया, 5। ध्यान देना मैं इसको 2 एंगल से सिखाता हूं, 2 एंगल। इस एंगल के पैरेलल इस बाजू में इसी का दूसरा एंगल, बोर्ड पे देखो। पहले कितना रुपया बजट होता था आपका, 100। ध्यान से सुनो, अटेंशन। आज वही मात्रा, देखो दोनों एंगल बताता हूं और फिर इसका रिजल्ट देता हूं जिसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकल कर तो इसी से आएगा ना, इसलिए बताना तो जरूरी है। आज वही चीज कितने में आने वाली है, 125 में। तो आप समझो, सुनो ध्यान से, ये जो 100 रुपए में पहले कोई चीज आती थी, जो चीज पहले कितने में आती थी, 100 रुपए में, आज वही चीज कितने में आएगी, 125 रुपए में। बताइए आएगी कि नहीं आएगी। एक बार आप इस बात को भूल जाइए कि बजट फिक्स्ड है, ध्यान से सुनो, एक बार आप भूल जाइए कि बजट फिक्स्ड है तो क्या होगा, जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी अब 125 रुपए में आएगी। तो 125 रुपए आप खर्च कर दो, 125 रुपए आप खर्च कर दो तो वही चीज आ जाएगी जो पहले आती थी। लेकिन आपने कहा नहीं खर्च करूंगा मैं तो कितने खर्च करूंगा, 100 ही खर्च करूंगा। तो आज 125 में जो चीज आती उसमें आपको कितनी कटौती करनी पड़ेगी, 25 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। और जो 25 रुपए की कटौती है वो किस में है, 125 में है। तो इतनी आपकी चीज कम आएगी। आपकी एक दूसरे एंगल से सीखते, पहले 100 रुपए में कोई चीज आती थी, अब 125 रुपए में कोई चीज आती है। 100 रुपए को भूल जाओ, फॉरगेट, है ही नहीं 100 रुपया। कितना है, 125। 125 दो, वही चीज मिल जाएगी कितनी जैसे पहले मिलती थी। और चीज तो अपने आप में 100% होती है, लेकिन आज आपके पास 125 है ही नहीं, आपके पास तो वही 100 रुपए। तो आज आपको वो दुकानदार कितनी चीज कम देगा, 25 रुपए की। जो पहले 125 की थी वो आप 125 तो आज हो गए, पहले 100 रुपए की थी तो 25 रुपए की कटौती है 125 पर। मैंने पिछले सेशन में आपको सिखाया चेंज के बाद चेंज, उसको पहले देखो। तो 25 की कटौती किस पर, 125 पर, यानी 1/5। और 1/5 मैंने आपको पहले सिखाया था कितना परसेंट होता है, 20%। मैंने क्या कहा, इसका पार्ट उधर है। तो ये क्या है, ये दाम कौन सा होता था, पुराना। और ये क्या है, वृद्धि। तो पहले दाम होता था 4, अब दाम कितना हो गया, 5। लेकिन आप 4 से 5 रुपए खर्च करने को तैयार ही नहीं हो। आपने कहा जो चीज 4 रुपए की होती थी आज 5 की हो गई, मैं तो नहीं खर्च करता 5, मैं तो 4 ही खर्च करूंगा। तो वो बोलेगा साहब 1 रुपया तुम कम खर्च कर रहे हो, उतनी चीज मैं तुम्हें कम दूंगा। लेकिन सुनो,
वो 1 की कैलकुलेशन किस पे करोगे, 4 पे कि 5 पे? 5 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1 रुपया कम जो खर्च करे वो इस पर नहीं, इस पे खर्च कर रहे हो, तो 1/5 यानी कि 20% आंसर होना चाहिए। एग्जाम पर आते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो इससे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग मेरे साथ साथ एक नोट में आपको बनाता हूं, जरा लिख लीजिए। आप सभी लोग अटेंशन दीजिएगा। मैं क्या कहूंगा, यदि इफ, यदि मूल्यों में यानी प्राइजेस में, मूल्य मतलब क्या है बताइए, प्राइजेस, यदि मूल्यों में x प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, यदि मूल्यों में x प्रतिशत की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो खपत x/100 + x मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट बंद प्रतिशत कम करनी चाहिए, यदि बजट स्थिर हो या फिर फिक्स्ड हो, एक ही बात है। अगर बजट फिक्स्ड हो, अच्छा ये जो मैंने यहां लिखा है, ये इसको जरा समझते हैं। पूरी गणित में जब जब चीजें प्रतिशत में चाहिएंगी, तब तब आप किसी भी सूत्र में, और ये सूत्र उसी से निकल कर आया जो मैंने पीछे लिया था, अभी बताता हूं सुनो। जब जब आपको प्रतिशत में चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 100 से। अब ये तो 100 इसलिए आया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना था। जब जब दाम बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, 100 में जोड़ोगे, और जब जब दाम घटेंगे तो 100 में से घटाओगे। और गणित का नियम है, पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता 100 में जुड़ती है और नेगेटिविटी 100 में से घटती है। अब इस पूरे प्रश्न में जो मूल्यों में वृद्धि हुई वो थी 25%, और इस x के अलावा और कोई वैल्यू पता भी नहीं है। तो मैं इस x की वैल्यू क्या रखूंगा साहब, x कितना है, 25। x कितना है, 25 बटा क्या बताइए, 100 + 25 125। और आप जरा देखो तो सही, पीछे हम क्या कर रहे थे बताओ, ये 25 जो मेरे पास अब कम पड़ रहे हैं वो किस में कम पड़ रहे हैं, 125, यही तो मैं लिख रहा था। और 25/125 क्या कहलाता है, 1/5। और मैं यहां भी कह सकता हूं 1/5। तो है तो कॉन्सेप्ट ये वाला, बट मैं बात करूं सीधा इस सूत्र को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां से आया वो आपको पता तो होना चाहिए। तो 25% की वृद्धि होगी, तो आप कितनी खपत कम करेंगे बताइए, आप कम करेंगे x/100 + x मल्टीप्लाई 100। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे, x/100 + x मल्टीप्लाई 100 यानी 25 बटा क्या बताइए, 125। 25/125, ये 25 अच्छा, अगर आपको 25/125 पता है कि 1/5 होता है, और अगर 1/5 होता तो सीधा कर लीजिए क्या होगा बताइए, 20%। अच्छा चलो 2-3 सवाल करते हैं वर्बली। मान लीजिए मैं आपको सवाल ऐसा बोलूं कि दाम 10% बढ़ गए, और शर्त क्या लगाई, बजट फिक्स्ड है साहब। अरे बजट फिक्स्ड है और दाम बढ़ गए, कुछ मत सोचो, कोई 100 रुपया नहीं, कोई 1 रुपया नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सूत्र लगाओ। अभी जो सिखाया, क्या बताया, 10 है तो 10/110। अरे 10/100 में जोड़ दो 110, क्या हुआ, 1/11। 1/11 क्या होता है, 9 से 1/11%। मान लो मैंने आपको कहा कि दाम 20% बढ़ गए, क्या सूत्र लगाओगे, जल्दी बोलो, 20/120 यानी 1/6। 1/6 कितना होता है, आपको याद कराया था पहले सेशन में, 16 से 2/3। ये एग्जाम का तरीका है जो होगा 5 सेकंड के अंदर। क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, लेकिन रटना नहीं, सीख कर करना, आपको जिंदगी में हमेशा फायदा मिलेगा। और ये आपकी रेलवे की तैयारी, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, वो ही एग्जाम की तैयारी नहीं, जीवन में हर जगह पर हम समझकर काम करें, रटकर नहीं। रटकर करने वाले एक बार कहीं पहुंच भी जाते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लर्निंग जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए दाम 50% बढ़ गए, तो कैसे काम करेंगे, 50/150 यानी 1/3 यानी 33 सही 1/3%। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं बात करूं आपसे कि दाम बढ़ जाएं तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, 10% बढ़ा तो 10/110, 20% बढ़ा तो 20/120, 25 बढ़े तो 25/125, जितना बढ़े उसको डिवाइड करो, उसमें 100 जोड़कर। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दाम हमेशा बढ़े, ये जरूरी है, देखना जरा,
चावल के मूल्यों में 25% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बजट फिक्स्ड है, यहां पर भी बजट में कोई चेंज नहीं है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप सेम सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। या तो आप एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा देख लीजिए, लेकिन लंबा नहीं सिखाऊंगा इस बार कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में खत्म करूंगा सिर्फ, क्योंकि सारी कहानी वही है। पहले 100 रुपए में जो चीज आती थी वो आज 75 रुपए में आती है। हाँ या ना जरा देखो, 25% की कमी हो गई। पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी वो कितने में आती है बताओ, 75 रुपए में आती है आज। लेकिन आप तो 25 रुपए ज्यादा खर्च करने को तैयार हो। तो अब जो 25 रुपया जो आप ज्यादा खर्च करोगे वो किस बेस पर 75%, क्योंकि जो चीज क्वांटिटी आती थी, सुनो ध्यान से, जो क्वांटिटी आती थी वो होती थी 100%, और वो क्वांटिटी पहले आती थी 100 में, और वही क्वांटिटी आती है 75 में। अब आप 25 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार हो, क्योंकि बजट आपका फिक्स्ड है, तो 25 रुपए किस पे अप्लाई होंगे, 75 पर। तो मैं कहूंगा यहां से वहां पहुंचने के लिए 25 रुपए खर्च होंगे किस पे, 75, यानी 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप सूत्र चाहते हो तो मैं इस बार पूरा नहीं लिख रहा, मैं सीधा इतना लिख रहा हूं, क्या मैं यहां लिखूंगा खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन। आप जरा मुझे सूत्र बताइएगा, पहले क्या लिखा था आपने, x/100 + x, जब वृद्धि हो रही थी तो प्लस किया था, इतना सा चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 100 प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, और ये 100, और ये प्रतिशत। ये सूत्र का मैंने डिटेल पूरा नहीं लिखा, क्योंकि ये सब कुछ वैसा की वैसा ही है जो यहां लिखा हुआ है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, हमने यहां बात की थी ना, देखो मूल्यों में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में इतनी कम होनी चाहिए। अब ये वृद्धि नहीं बल्कि कमी है, तो खपत में कमी नहीं बल्कि वृद्धि, उल्टा ही तो होगा। और ये जो फॉर्मूला है जो प्लस है उसको मैंने क्या कर दिया बताइए, माइनस कर दिया, और कुछ भी नहीं। तो मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, x/100 - x। अब देखो इस सवाल में क्या था, 25% कमी हो जाए तो ये x की वैल्यू कितनी है, 25, और ये 100 - 25 होगा कितना बताओ, 75, यानी कितना होगा 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3%। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब सुनो, अगर 10% दाम बढ़ जाए तो कैसे फॉर्मूला काम करता है, 10/110, और 10% कम हो जाए तो 10/90, अगर 20% ज्यादा हो जाए तो 20/120, और 20% कम हो जाए तो 20/80, यानी कि बढ़े तो नीचे 100 में जोड़ दीजिएगा, और घटे तो 100 में से घटा दीजिएगा, और कॉन्सेप्ट को सीख कर काम चलिएगा। तो आपके बजट वाले जो सवाल है उनमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। 14वां सवाल देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। वृद्धि हो गई तो सीधा काम कीजिए, 10/110, 10/110 मतलब 1/11, और 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11%। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आंसर होगा कौन सा इनमें, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 15 पर आइए। ये पास और फेल वाले क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर मामलों में एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो जरा देखिए, एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र गणित में, और 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। आप अभी बजट वाले सवाल को अगर ऐसा ही फॉर्मेट रहता तो 5 सेकंड में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इस सवाल को भी उतने ही टाइम में करोगे, ये मेरा वादा है। 5 मिनट में आप खुद देख लेंगे। बोर्ड पे देखो, पहली बात, कोई भी परीक्षा जो होती है उसमें जितने छात्र होते हैं वो अपने आप में अधिकतम कितने होते होंगे बताओ। अरे कोई भी परीक्षा में अधिकतम छात्र कितने होते हैं, 100%, मार्क्स भी 100%, और कोई भी चीज अपने आप में होती कितनी है, 100%। अब इधर देखो, 30% छात्र अंग्रेजी में, इतने गणित में 20%, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब एक बार मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी, अगर मैं बात करूं अंग्रेजी, इंग्लिश में फेल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इंग्लिश में फेल कितने साहब, इंग्लिश में फेल है 30%, 30% बच्चे अंग्रेजी में फेल हो गए। अच्छा, अगला विषय क्या, गणित। अगर मैं गणित की बात करता हूं तो गणित मतलब मैथ्स,
मैथ्स में कितने फेल हो गए साहब? मैथ्स में फेल हो गए 20%। 20% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए। अच्छा, और 10% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों में फेल कितने हुए साहब? 10% बच्चे। तो पास कितने हुए? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने पर मजबूर हूं। 30 सेकंड की कहानी है, जरा सुनना ध्यान से। मान लीजिए आप तो डिवोशन इंस्टीट्यूट के छात्र ही हैं, बिल्कुल बहुत सीरियस स्टूडेंट है, पास होकर दिखाएंगे। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक टूर्नामेंट होने जा रहा है बेंगलोर में। कहां हो रहा है? बेंगलोर में। और जो टूर्नामेंट है वो क्रिकेट का है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फटाफट बात खत्म करूंगा लेकिन इस पूरी टाइप को समझा दूंगा। उस टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट में डिवोशन इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो स्कूल, जो कोचिंग मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा हम इनको भेजेंगे अपने खर्चे पर बेंगलोर, जाने दो। तो साहब हर बैच में गए, लिस्ट ली, नाम बनाया कि साहब 1 2 3 4 कितने बच्चे, ये इनके नाम रहे, ये इनकी फोटो रही और ये पर्ची बनी। अब एक बेंगलोर में एक टूर्नामेंट और होने जा रहा है, वो बैडमिंटन का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो फिर वो तो लिस्ट बंद कर दी, नई लिस्ट खोली, बोले 1 2 3 4 5, ये रहे नाम, ये रही फोटो और ये भी बंद। अब ये 2 लिस्ट बन गई। ध्यान से सुनना मजे की बात। अब साहब हमारे जो एक बात करें मैनेजर है, वो गए एयरपोर्ट पे कि सारे बच्चे, हमारे तो बच्चे जो होशियारी होते हैं, इनको भेजेंगे प्लेन से। कहां भेजेंगे? बेंगलोर। अब जब टिकट बनाने की बारी आई तो जो काउंटर पे टिकट बना रहा था उसने कहा भाई साहब सुनो, आपकी दोनों इन पर्चियों में 10 नाम ऐसे हैं जो हूबहू सेम है। अरे नाम तो ठीक है, आपने तो फोटो भी लगा रखी है, वो भी सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों लिस्टों में 10 बच्चे एक जैसे थे। अगर मैं आपको संख्या बोलूं समझाने के लिए, मान लो ये लिस्ट मेरी 30 बच्चों की है और ये लिस्ट मेरी 20 बच्चों की है, तो 30 + 20 50, और शक्लें इसमें 10 इधर भी है इधर भी है। आप मुझे सच बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, गणित को छोड़ो, कितने टिकट बनने चाहिए? 50 या 40? 40 बनने चाहिए ना। क्यों 40 बनने चाहिए? क्योंकि 10 नाम तो कॉमन है, 10 तो इधर भी है, 10 भी उधर भी है। बच्चे थोड़ी बोलेंगे सर कि 2 टूर्नामेंट में जा रहे हैं ना सर, 2 सीट पे तो भेजो कम से कम। तो हम भी बोलेंगे 1 सीट आगे रखेंगे, 1 सीट पीछे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी व्यक्ति अगर 2 काउंटिंग में आ रहा है तो सही में काउंटिंग तो एक। आ जाओ सवाल पर तुरंत। ये क्या मतलब है? अंग्रेजी में 30% फेल। मैं आपको समझाने के यहां लिख रहा हूं 20 + 10, देखो। और गणित में 20%, 20 + 10 और 10 + 10। ये +10 क्यों लिखा मैंने जानबूझकर? क्यों? क्योंकि दोनों में फेल। ये 10% बच्चा ऊपर भी है और ये बच्चा नीचे भी है, और इस बच्चे की काउंटिंग, इस बच्चे की गिनती दोनों में हो रही है। अब इधर देखो, आपको सिखाने के लिए मैं जरा सा एक लाइन एक्स्ट्रा लिखता हूं। देखो, गणित में और अंग्रेजी में फेल होना अलग बात है और केवल अंग्रेजी में फेल होना अलग बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, रेलवे का एग्जाम दे रहा हूं मैं। किसी ने, बच्चे ने कहा मुझसे सर मैं रेलवे का एग्जाम देने जा रहा हूं 15 दिसंबर को, और किसी बच्चे ने कहा सर मैं सिर्फ रेलवे का एग्जाम देने जा रहा हूं। क्या दोनों में फर्क नहीं है? क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। किसी ने कहा कि मैं चॉकलेट खाता हूं और किसी ने कहा मैं सिर्फ चॉकलेट खाता हूं, दोनों में फर्क है। किसी ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं और किसी ने कहा मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता हूं, बहुत फर्क है। सिर्फ क्रिकेट खेलता हूं मतलब कुछ और नहीं खेलता, सिर्फ चॉकलेट खाता मतलब कुछ और नहीं खाता, सिर्फ गणित में फेल मतलब गणित में ही फेल है, बाकी किसी में फेल नहीं है। सिर्फ लगाने से मतलब बदल जाता है। जरा बोर्ड पे देखिएगा, ओनली यानी कि सिर्फ, केवल अंग्रेजी में फेल। अगर मैं केवल अंग्रेजी में फेल की बात करूंगा तो मैं 30 में से 10 घटाना चाहूंगा। क्यों घटाना चाहूंगा? क्योंकि ये 10% वो है, ये 10% वो है जो अंग्रेजी में भी और गणित में भी है, क्योंकि वो दोनों में है। मैं एक बात बताऊं, 2 सब्जेक्ट हैं तो कोई बच्चा कैसे फेल हो सकता है? केवल अंग्रेजी में फेल तो फेल, केवल गणित में फेल तो फेल, और दोनों में फेल तो भी फेल। तो आप जरा देखो, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ अंग्रेजी में फेल 20%, अच्छा ठीक है साहब। सिर्फ गणित, मैथ्स में फेल, तो मैं इसको भी 10 को उड़ा देता हूं।
तो ये हो गया 10%। अब ये 20% बच्चा कौन है? प्योर अंग्रेजी। बोले हम अंग्रेजी के अलावा किसी और में फेल होता ही नहीं है, और ये 10% सिर्फ गणित, हम गणित के अलावा कहीं नहीं फेल होते। अब सिर्फ अंग्रेजी, सिर्फ गणित। अब मैं कौन सी बात करूं? अंग्रेजी और गणित, इन्होंने कहा हम हर जगह फेल होते हैं। अभी सब्जेक्ट 2 ही है, तो कितना परसेंट हो गया? ये 10%। अब जरा इनको जोड़िएगा, ये 40%। मैं आपको बताता हूं अभी करने का तरीका, ट्रिक, बट अभी समझो। 40% बच्चा ऐसा है जो क्या हुआ? फेल हुआ। बताइए हुआ कि नहीं? आप देखो 30 + 20 कितना नजर आता था? 50, बट असल में 40% है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100%। फेल कितने हो गए? 40%। तो जो बचे पास वो कितने होंगे? 100 में से 40 घटा दीजिएगा तो कितना प्रतिशत बताइए? 60%। तो मैं कहूंगा कि पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं बताइए? 60%। अब एग्जाम के ट्रिक की बात करते हैं। जरा देखो, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो कैसे ट्रिक निकालूंगा? अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। मैं क्या करूंगा कि साहब जो फेल होने वालों का प्रतिशत है वो मेरे पास सीधा आना चाहिए, सीधा, बिना किसी तामझाम के। आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? अंग्रेजी के फेल कितने थे? 30। जल्दी देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखो। अंग्रेजी के फेल कितने थे? 30। गणित के फेल कितने थे? 20। और 1 मिनट के मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो कॉमन है वो कितने बच्चे हैं? 10%। कितनी जगह कॉमन है? 2 जगह, इधर भी इधर भी। तो अगर 2 जगह कॉमन है तो आपको 1 बार घटाना पड़ेगा। ये 50 है और ये -10 है, तो कितना हुआ बताइए? 40%। तो जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 40%। तो जो पास होने वाले बचे वो अपने आप कितने बच गए बताइए? 60%। वो अपने आप बच गए। अब सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर 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 सुनो सुनो, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नाम, कोई बच्चा, कोई चीज 2 बार काउंट हो रही है तो उसे 1 बार घटाओ, और कोई अगर 3 बार काउंट हो रही है तो 2 बार घटाओ। 2 बार क्यों घटाओ? अरे एक चीज 3 बार काउंट होगी तो 2 बार घटाऊंगा। एक चीज 4 बार काउंट होगी, चीज तो एक ही है, तो 3 बार घटाऊंगा। कोई एक चीज 5 बार काउंट हो रही है तो 4 बार घटाऊंगा। आप सोचो, ये टूर्नामेंट अगर 5-5 हो रहे होते और कोई बच्चा 5 में कर लेता पार्टिसिपेट, अब हमें बच्चों के खाने का इंतजाम करना है, तो उस एक बच्चे का 5 बच्चों के बराबर इंतजाम करेगा? बच्चा तो एक है ना, काउंटिंग में तो एक आएगा। तो वो बच्चा अगर 5 बार काउंट हो रहा है, कितनी बार? 5 बार काउंट हो रहा है, तो मुझे कितनी बार घटाना पड़ेगा? 4 बार। अब यहां सुनो, ये कितने विषय हैं? 2, अंग्रेजी और गणित, और 2 विषयों में काउंटिंग हो रही है, तो मैंने 1 बार घटाया। मैं अगला एक क्वेश्चन लेता हूं, इसमें विषय में बढ़ाता हूं। जरा देखो, अगर 3 विषय होंगे तो 2 बार घटाऊंगा। जैसे देखो अगला प्रश्न, यहां पर 30% बच्चे फेल हो रहे हैं। एक परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में, 20% गणित में और 10% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, और 5% सभी विषयों में। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करूं, एक बार आपको थोड़ा सा लिख देता हूं। अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल कितना भाई? 30%। बोर्ड पे देखो। दूसरा विषय कौन सा है? 20% गणित में। गणित, मैथ्स में फेल कितना बताइए? 20%। और एक विषय और है हिंदी में, जो हिंदी है उसमें फेल कितना बताइए? 10%। और सभी, ऑल में फेल कितना है बताइए? 5%। अब आप बताओ, ये जो 5% बच्चा है वो क्या है? वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो या तो मैं अलग अलग निकालता रहूं। अलग कैसे निकालूंगा? ओनली अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, तो जो कॉमन है उसको घटा दीजिए। 30 - 5 यानी क्या बताइए? 25%। ऐसे ही ओनली किसमें बताइए? गणित में फेल, तो वो कितना होगा बताइए? 20 - 5। मैं 5 क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि 5 तो ऐसा है ना जो केवल गणित में नहीं है, वो तो ऊपर और नीचे भी है। और केवल हिंदी, केवल क्या बताइए? हिंदी में फेल, तो क्या होगा बताइए? 10 - 5, 5%। अब सावधान, ये 25 + 15 40 + 5 क्या बताओ? 45%। ये केवल अंग्रेजी के आगे, केवल गणित के आगे, केवल हिंदी के आगे। लेकिन मुझे इसमें 5% वो भी तो जोड़ने पड़ेंगे। कौन से? जो सब में फेल है। फेल कितना हुआ? 50%। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। फेल अगर 50% हैं तो पास कितने बचे? 100 - 50,
यानी कि 50%। अब ये तरीका सही नहीं है, सीधे तरीके पे आते हैं। वो क्या होगा, सीधा आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा, फेल होने वालों का प्रतिशत क्या। चलो जोड़ते हैं। अंग्रेजी कितना 30, गणित कितना 20, अंग्रेजी कितना, अंग्रेजी गणित हिंदी 10। 5% बच्चा कितनी जगह कॉमन है, 3 जगह। वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है। अगर कोई चीज 3 बार काउंट हो रही है तो उसकी गणना को सही करने के लिए 2 बार घटाना चाहिए। 5 बार काउंट हो रही हो तो 4 बार घटाना चाहिए। तो 5%, क्योंकि ये सब प्रतिशत में, वो 2 बार मुझे घटाना चाहिए क्योंकि 3 बार काउंट हो रहा है। तो ये 60 है, 60 में से 10 घटाइएगा तो असल में जो फेल होने वालों का प्रतिशत है वो कितना आने वाला है बताइए, 50%। फेल होने वाले 50%, तो पास होने वाले कितने बचे, 100 माइनस 50 यानी क्या बताइए, 50%। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर कोई चीज 2 जगह कॉमन है तो आप 1 जगह घटाइए, कोई चीज 3 जगह कॉमन है तो 2 जगह घटाइए, 5 जगह कॉमन है तो 4 जगह घटाइए, तो ही काम को हम सही तरीके से कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मेरे को बतानी चाहिए आपको, वो क्या, ये सारी गणनाएं जरूरी नहीं हम प्रतिशत पर ही करें। ये सारी गणनाएं हम प्रतिशत के साथ साथ कुछ नंबर पे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपकी सोसाइटी है और सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और उनके बच्चों के नाम है 150। प्रतिशत नहीं है, संख्या है, संख्या। 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा हम क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेंगे। बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे 100, सुनो, और फुटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे 50। जरा जोड़ना इनको कितना हो गया, क्या ये 300 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रतिशत नहीं है, ये तो नंबर है। 150 शक्लें, 100 शक्लें, 50 शक्लें। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम तो क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इन तीनों में खेलेंगे। तो मुझे बताइए हम इंतजाम 300 का करें या कितनों का करें। अरे 10 बच्चों ने अगर 3 लिस्ट में नाम लिखवा दिए तो वो 10 बच्चे इसमें भी शामिल हैं, वो 10 इसमें भी शामिल हैं और वो 10 इसमें भी शामिल हैं। है तो 10 ही, बट अपने आप को कितने रूप में दिखा रहे, 30। तो अगर कोई चीज 3 बार काउंट हो रही है तो 2 बार घटाइए, 5 बार काउंट हो रही है तो 4 बार घटाइए, 10 बार काउंट हो रही है तो 9 बार घटाइए। तो आपको जेन्युइनली 10 को 2 बार घटाना चाहिए। और असल में बच्चे 300 नहीं हैं, असल में बच्चे 280 हैं। और एक आखिरी बात इस सवाल के बारे में, अभी 10 मिनट का सेशन बाकी है। इधर देखो, देखो अभी हम लोग इतना काम कर रहे हैं, क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप बात को समझिए। सेशन अगर थोड़ा लंबा होता है तो आप अपने आप को कॉपरेट कीजिए, ये आपके फायदे के लिए। एक एक क्वेश्चन छांट कर लाया गया है, बिल्कुल क्वालिटी वाली स्टडीज हो रही है। अब मैं तो सिर्फ आपसे इतना सा चाहता हूं, आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है मेरे लिए, वीडियो को अभी की अभी लाइक कीजिए और कम से कम 5 बच्चों को शेयर कीजिए, ऐसे बच्चों को जिनके काम का हो। ऐसे फालतू में शेयर मत करना, फैमिली में शेयर कर दिया जबरदस्ती, मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए। वो जिनके ये काम की चीज है, जो तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट में डालिए आप कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका शेयर करना, सिर्फ यही तो हमको मोटिवेट करता है। जरा देखिएगा, यहां मैं बात करूं अगर आपसे, तो मैं क्या कह रहा था, सुनना एक जरूर छोटी सी बात। कितने गेम है, 3। और मान लो मैं ऐसा कहूं, ध्यान से सुना, कुछ बच्चे गलती कर जाते, ये जो 10 बच्चे थे ये कितने गेम खेलते, तीनों। अब मैं अगर ऐसा बोल देता कि गेम तो 3 है, गेम तो 3 है, लेकिन ये 10 बच्चे 2 ही गेम में खेलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जितने गेम होंगे उतनों में ही खेलेंगे। 3 गेम है, ये 10 बच्चे 2 में ही खेलते हैं। अगर ये 2 में खेलते हैं ना तो 10 को एक ही बार घटाना, गेम 10 हो 10। बट कोई 10 बच्चे 5 ही में खेलते हैं, तो ऐसा नहीं 10 गेम है तो 9 बार घटा के रहूंगा मैं तो। अरे नहीं नहीं, जितनों में खेलते हैं उससे एक कम में घटाना। 5 में खेलते हैं 1 में रख लो, 4 में घटा दो। 4 में खेलते हैं 1 में रख लो, 3 में घटा दो। 3 में खेलते हैं 1 में रख लो, 2 बार घटा दो। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जरा आगे देखिए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में और 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। सावधान, फेल नहीं, पास बोला है। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि कुल इतने बच्चे उत्तीर्ण होते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, बढ़िया प्रश्न है। अब सुनो ध्यान से, जो कॉमन दिया जाता है, पिछले दोनों प्रश्नों में कॉमन कुछ था, तो मुझे वही चाहिए जो कॉमन दिया है उसी पैटर्न में।
तो यहां कॉमन क्या है, पास या फेल। ध्यान से देखना, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी 10% दोनों में फेल है, फेल। तो याद रखना, अंग्रेजी में पास, हिंदी में पास और दोनों में फेल, ये नहीं चलेगा। अगर दोनों में फेल है ना तो ऊपर भी फेल फेल ही होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जितने पास हैं उनको 100 में से घटा दो, फेल आ जाएगा। जैसे देखो, हिंदी में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 60%। तो मैं क्या कहूंगा, हिंदी में जो फेल होंगे वो कितने होंगे, 60 पास हैं। 60 अगर पास हैं, इधर लिख देता हूं, 60 अगर पास हैं तो फेल कितने हुए भाई, 40%। बोलो भाई, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हैं, ये सारे पास दिए हैं, उत्तीर्ण। तो 60 अगर पास है तो 40 फेल। और दूसरा विषय क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश में 50% बच्चे पास हैं तो 50 ही फेल हो गए। बताओ है कि नहीं? तो 50% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब आप देखो 50 + 40 क्या है, बताओ, 90। और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। अब आपको पता है ना कि 10% तो इसमें भी और इसमें भी है। वो पास दिया है, मैंने फेल निकाला, क्योंकि कॉमन अगर फेल है तो मुझे भी फेल ही चाहिए। तो सही आंकड़ा निकालने के लिए मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूं कि अगर 10% विद्यार्थी दो जगह कॉमन है तो मुझे एक बार घटाना चाहिए, क्योंकि 10% इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्योंकि 10% फेल है, फेल, इसीलिए मैंने 100 में से 5 घटाकर पहले फेल निकाला, 100 में से 5 घटाकर पहले फेल निकाला, फेल फेल आया। अभी 10% इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए मैंने एक बार और घटाया। एक बात बताइए, 80% अगर फेल हैं तो पास कितने हुए? अगर 80% क्या है बताइए, फेल हैं, तो पास कितने हुए? पास हुए 100 - 80 यानी 20%। और आप ध्यान दीजिएगा, 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और उत्तीर्ण होने वाले 20% है। मैं आगे यहां लिखूंगा, जो पास होने वाले विद्यार्थी है वो कितने बताइए, 20%। और वो 20% की वैल्यू क्या है, 100। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 100 में 20 से भाग लगाइएगा, 5 बच्चे, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? अब 1% 100, 5, तो 100% क्या होंगे, 2 जीरो लगा दीजिए, 500 छात्र। तो यहां पर कुल छात्रों की संख्या क्या बैठेगी, 500। क्या समझाया मैंने आपको? ये पास थे तो मैंने फेल निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दोनों में कॉमन चीज फेल दी हुई थी। दोनों में कॉमन चीज, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में जो अनुत्तीर्ण है वही मुझे चाहिए। अगर दोनों में कॉमन अनुत्तीर्ण है तो मुझे ऊपर भी अनुत्तीर्ण ही चाहिए। तो अनुत्तीर्ण ये रहे, अनुत्तीर्ण ये रहे। अब चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो मैंने एक बार घटाया तो ये फेल आ गया। बट ये जो आंकड़ा मुझे नीचे दिया है ये उत्तीर्ण का दिया है, कौन सा, छात्र। तो 80% फेल तो 20% पास, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% ही तो होती है। तो जब 20% की वैल्यू 100 है, 100 छात्र, तो 1% की 5 और 100% की 500। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा है, आसान सा, लेकिन बढ़िया। 70% छात्र, 70% छात्र अंग्रेजी में, सॉरी, गणित में सफल हुए, जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए और 80 छात्र दोनों विषय में सफल हुए। तो सिर्फ गणित में कितने छात्र? बढ़िया प्रश्न, आसान है, लेकिन थोक भाव में, होलसेल में गलती होती है, क्योंकि बच्चा पढ़ता कुछ और है, करता कुछ और है। देखो, सफल गणित यानी कि मैथ्स में सफल, पास। मैथ्स में पास कितना? 70। ध्यान से सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा नया। और अंग्रेजी, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में, मैथ्स में ऊपर है, इंग्लिश यहां पर है, इसमें पास कितना बताइए, 50%। ध्यान से सुनिएगा, इनको जोड़ो। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अधिकतम कितनी हो सकती है? 100%। 100 से ऊपर अगर जा रहा है तो सुनो सुनो सुनो, 100 से ऊपर जा रहा है तो जितना ऊपर जा रहा है वो कॉमन है जो दोनों में मिला हुआ है। अगर मैं कहूं मेरी कक्षा का 70% तो गणित में पास हो गया, और तो बचा ही 30, और जो मेरी कक्षा का 50% अंग्रेजी में पास हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे क्या मैसेज आता है? इससे मैसेज सिर्फ ये आता है कि दोनों को जोड़ने पर अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो 100 को घटा दीजिएगा, और जितना ऊपर आ रहा है वो कॉमन है, यानी वो गणित में भी है और वही क्या है बताइए, अंग्रेजी में भी है। अब यहां बात करूं तो 20% छात्र कौन सा है जो गणित में भी है और अंग्रेजी में भी है? अब देखो, मैं आपको क्लियर डेटा निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। 20% गणित में भी और अंग्रेजी में भी है। तो देखो,
पास होने की बात करते हैं, सिर्फ सिर्फ यानी ओनली गणित, सिर्फ गणित की मैं बात करूंगा तो देखो 70 में से मैं 20 घटा देता हूं, तो क्या वो सिर्फ गणित वाला बच्चा जो पास हुआ वो 50% होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ कौन सा बताइए? अंग्रेजी। और अंग्रेजी की बात करूं तो 50 तो था ही, 20 कॉमन है, तो क्या वो 30% होना चाहिए? बताइए। बिल्कुल। और ये दोनों वाले थे, कौन से वाले? ये 20% दोनों में, गणित और अंग्रेजी दोनों। तो दोनों में क्या बताइए? पास। दोनों में पास कितना है बताइए? 20%। जरा जोड़ के तो देखिए, क्या ये 100% आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 100% बिल्कुल आ रहा है। तो मैं यहां बात करूंगा कि जो कुल मिलाकर के बच्चे हैं वो ये दिख रहे। अब आप देखो 3-4 बातें जो जरूरी है सवाल के लिए। गणित में कोई पास पूछे तो 70% बोलना, ध्यान से सुनो। गणित में कोई पास पूछे तो 70% बोलना, लेकिन सिर्फ गणित में पूछे तो 70 में से 20 घटा के बोलना, क्योंकि 20 ऐसे हैं जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी पास हैं। तो 70 माइनस 20 करना तो 50% आएगा। कोई अंग्रेजी में पूछे तो 50% बोलना, बट अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी में बोले तो 50 में से 20 घटाना। मैंने आपको क्या कहा? अंग्रेजी में पास होना अलग बात है, सिर्फ अंग्रेजी में पास होना अलग बात है। इस सेशन 5-7 मिनट का और है अधिकतम, सिर्फ इतना। बट इसको ध्यान से सुनिए, एक एक बात कीमती है आपके एग्जाम के लिए। अभी मेहनत कीजिएगा, कुछ समय की मेहनत आपको जिंदगी भर का फायदा पहुंचाएगी। और अभी का कंफर्ट, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक सफलता आपसे दूर है। ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए, हम लोग आपकी जो क्लासेस लेते हैं, हमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो, हमारा शेड्यूल भी कितना टाइट रहता है कि हमारी बाकी सारी क्लासेस के साथ साथ मैंने ये बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। आप सोचो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको तो मेहनत करनी ही चाहिए। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं यही तो कह रहा हूं। अब सवाल में क्या पूछा? सिर्फ गणित में कितने छात्र सफल हुए? अच्छा, एक बात और, 80 छात्र दोनों विषय में सफल हुए। जो दोनों विषयों के छात्र हैं वो कितने? 20%। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो 20% है दोनों विषयों वाले, केवल 5 मिनट की क्लास और है, मात्र 5 मिनट, इसको बनाए रखिए। 20% जो छात्र है वो कितने बताइए? 80 छात्र हैं। तो आपको दिखेगा कि 1% क्या है? 80 में 20 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बताओ? 4 छात्र। तो 100% छात्र कितने होंगे भाई? 100% छात्र होंगे, क्या बताइए? 400 छात्र। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 100% कितने होंगे? 400 छात्र, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे पूछा गया सिर्फ गणित, सिर्फ क्या पूछा गया? गणित। और सिर्फ गणित की मैंने बात की तो कितना होगा? 50%। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? गणित में पास 70% है, बट 20% दोनों में कॉमन भी तो है। तो इसने कहा सिर्फ गणित पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ गणित की अगर मैं बात करूंगा तो वो बच्चे कितने होंगे बताइए? 50%। और 50% किसका? 400 का। और 400 का 50% मतलब आधा। ये तो कर सकते हैं अपन। तो वो कितने बच्चे होंगे? 200 बच्चे होंगे। तो मेरे को आंसर नंबर क्या देना चाहिए? 2 देना चाहिए। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस प्रश्न को। तो ये बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में पास होना अलग बात है और सिर्फ अंग्रेजी में पास होना बिल्कुल अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। कुछ व्यक्तियों के समूह में 80% व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हैं, जबकि 40% हिंदी में बोलते हैं। तो अपन अब शॉर्ट में लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाले जो बोलते हैं वो 80% है, ठीक है, और जो हिंदी बोलते हैं वो 40% है। ये अंग्रेजी में 80% व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी और सिर्फ हिंदी बोल ही नहीं सकता। ये गलत बोल रहा है अगर बोलेगा तो। अरे सिर्फ अंग्रेजी 80% बोलेंगे तो बचे ही 20, तो सिर्फ दूसरी भाषा 20 से ज्यादा कैसे बोल सकते हैं? अगर ये 80 अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोल रहा, तो 120% है। और ये क्लियर है सॉरी, कि जितना भी 100 से ऊपर जा रहा है वो क्या है? कॉमन है। और जो 20% कॉमन है वो लिखा हुआ देखो, 80 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, तो 20% का मतलब कितना है? 80। तो 1% का मतलब कितना है? 4। तो लोग कितने बताइए? 400। लेकिन सावधान, सवाल जो पूछा उस पर देखिएगा, तो कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं? इतनी जल्दी में होते हैं हम कि हम ये निकाल देते जो अंग्रेजी बोलते हैं। इस अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 80। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी की बात करूंगा मैं तो वो 80 होंगे क्या?
वो 80 नहीं हो सकते। वो 80 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा? 20, यानी कि 60%। ये मैंने 20 क्यों घटाया? ये मैंने 20 इसलिए घटाया क्योंकि 20% कॉमन है, जो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। और आपको पता है सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने बताइए? 60% किसका? टोटल बच्चों का। टोटल बच्चे कितने? 400। अगले पेज पे लिख लेते हम, तो 400 का 60%। वैसे सीधा निकल रहा है 240, फिर भी लिखना चाहो तो 400 मल्टीप्लाई 60 बटा क्या होगा? 100। 100 से कितनी बार कटता है? ये 4 बार। और 6 का 4 गुना कितना होता है? 24। एक जीरो लगा हुआ है ही, तो 240 छात्र यहां नजर आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है 80% अंग्रेजी बोलते हैं, 40% हिंदी बोलते हैं। ये टोटल हो गया 120। और ये टोटल जब 100 से ऊपर जा रहा है तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि जितना 100 से ऊपर जा रहा है वो व्यक्ति दोनों में है, ऊपर और नीचे। तो वो 100 में 100 घटा दो तो बचा 20। जो 20 है वो कॉमन है और वो 80 बच्चे हैं। 20% अगर 80 है तो 1% 4 है, और 1% 4 है तो 100% कितना बताइए? 400 है। जरा देखिएगा 20वां सवाल और आज का आखिरी सवाल, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। देखिए, कुछ व्यक्तियों के समूह में 65% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 55% टेनिस खेलते हैं। अब फिर वही बात, क्रिकेट खेलने वाले कितने बताइए? सी लिख रहा हूं केवल, 65%। और जो टेनिस खेलते हैं वो कितने बताइए? 55%। इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये फिर 120% हो गया। अरे भाई 120% तो होता ही नहीं है, तो इसमें से क्या घटा दूं? 100। तो 20% जो आया वो क्या होगा? वो ऐसा होगा जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। बताइए सवाल कितने कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं? लाजवाब सवाल है। क्यों? सिर्फ टेनिस नहीं पूछा, अटेंशन। अगर टेनिस पूछेगा तो कितने लोग हैं? 55%। ध्यान दीजिएगा, 55% टेनिस खेलते हैं। और सिर्फ टेनिस बोलता तो मुझे इस 55 में से 20 घटाना भी पड़ता तो 35% आता। अब मैं यहां बात करूं, 40% व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं। दोनों मतलब ये, तो मैं कहूंगा कि 20% जो थे वो दोनों थे, और इनकी वैल्यू 40 लोग हैं। तो 1% कितना बताइए? 2। तो 100% कितना बताइए? कितना है? 200। तो कुल मिलाकर लोग कितने बताइए? 200। क्योंकि इसने कहा ना कि 40 व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं, और यहां प्रतिशत में दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 20%। तो 20% लोग 40 हैं, तो 1% 40 बटा 20 2 हैं, तो 100% 200 हैं। और इसने क्या पूछा? टेनिस कितने लोग खेलते हैं? सिर्फ टेनिस नहीं, टेनिस तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 55%। तो मैं क्या बोलूंगा? 200 टोटल लोग हैं, और 200 का 55%, वैसे 110 नजर आ रहा है, फिर भी आप लिखना चाहें तो 200 मल्टीप्लाई 55 बटा 100। 100 से कितनी बार कटता है? 2 बार। और 55 को 2 से गुना करेंगे तो 110 आएगा, और ये मेरा आंसर रहेगा 110, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आपका सिलेक्शन आप पक्का करके लीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, चैनल को ज्यादा लोगों में फैलाइए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर बोलूं, आपको पता है इसी चैनल पर डेली बेसिस पर 10 बजे रीजनिंग की क्लास में लेता हूं। 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 10 बजे रीजनिंग में भी आप जरूर अटेंड कीजिए। आपको रीजनिंग में भी 30 में से 30 दिलाने का मैंने वादा किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।